अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक थ्योरम नंबर 2 की, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कंकरेंट। सो कैसे करना है इसको प्रोसीड, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें कि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल एक्चुअली होते क्या हैं। ये एक ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स में से आती हुई सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सो अगर मैं इसका आगाज ही प्रूफ का डायग्राम से करूं तो आपके लिए शायद और ज्यादा एक सूटेबल कॉन्सेप्ट बन जाए इसकी अंडरस्टैंडिंग का। सो मैं इसके प्रूफ की जानिब आता हूं और प्रूफ को बिल्कुल आगाज में डायग्राम से देखता हूं। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 वर्टिसेस बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये रख दिया जी, आपके पास कोई 3 वर्टिसेस इस तरह से हमने ड्रॉ करने हैं लाइंस के कॉम्बिनेशन के साथ के लेट्स दैट ये एक पहली लाइन है, इसका कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं इसी तरह इस साइड पे लाके 0 डिग्री पे या किसी भी एंगल पे कोई एक लाइन लगा लें। लेट्स मैंने यहाँ से एक और लाइन लगा ली ताकि ऑल्टीट्यूड्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें। ये एक लाइन हम यहां से लगाते हुए इधर जा रहे हैं और अब तीसरी लाइन हम इस साइड से लगा रहे हैं ताकि ऑल्टीट्यूड्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो फिर वहां से आपको जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये सारी कहानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, बिल्कुल ये तीसरी लाइन हो जाएगी। ये आपके पास तीसरी लाइन आ गई। अच्छा जी, अब आपने देखना है ये 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करती हुई ये एक ट्रायंगल है जिसमें से मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूं, फर्ज करें a ऑफ x1 y1। इसी तरह ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं b ऑफ x2 y2 और ये जो थर्ड पॉइंट है इसको हम कह देते हैं c ऑफ x3 y3। ये हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। अब जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होते हैं, लेट्स से दैट ए से आती हुई एक ऐसी लाइन है, अगर ये हमारे पास 0 पे तो एग्जैक्ट लाइन 90 डिग्री पे जाइएगा। ए से आती हुई एक ऐसी लाइन है जो सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल ये एक ऐसी लाइन होगी जो अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सो मैं यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये आप देखेंगे ये इस लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये इसका एक ऑल्टीट्यूड हो गया। मैंने कहा कि ये एक ऑल्टीट्यूड है। अब इस साइड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरा एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं उस सामने वाली साइड के ऊपर। अब ये ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रायंगल किस शेप में है, उसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर्स आते जाएंगे। ये आप यहां से ड्रॉ कर दीजिए, ये एक लाइन जो बिल्कुल सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये 2 ऑल्टीट्यूड्स आ गए। अब तीसरे ऑल्टीट्यूड की जानिब अगर हम मूव करें तो वो वर्टेक्स सी में से आती हुई एक लाइन होगी। अगर मैं वर्टेक्स सी में से एक लाइन को लेके आता हूं जो अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल सामने वाले साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो लेट्स से जी वो ये लाइन हम यहां से लाते हुए दिखा रहे हैं कि वो ये लाइन है। अच्छा, ये तो डायग्रामेटिकली ये चीज हो गई। आपने देखा कि इस डायग्राम के मुताबिक जो अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, लेट्स से दैट जैसे ये है, एग्जैक्टली जैसे ये है और एग्जैक्टली जैसे ये है, तो ये सारी अपोजिट साइड्स के ऊपर चूंकि परपेंडिकुलर है और इनको हम ऑल्टीट्यूड्स कहते हैं। नाम भी हम दे देते हैं, लेट्स से दैट यहाँ पे मैं डी कह देता हूं, इसको मैं ई कह देता हूं और इसको मैं एफ कह देता हूं। तो ये मैंने इसकी डायग्राम बना ली।
अब आप इस डायग्राम के मुताबिक ये देखना चाहते हैं कि ये जो 3 ऑल्टीट्यूड्स आपके पास इसमें आ रहे हैं ये सारे कॉन्करेंट है, और डायग्राम तो हमें बता रही है कि ये कॉन्करेंट है। अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं तो आप देखिए डायग्रामेटिकली वो बिल्कुल एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉन्करेंसी वाली बात को फुलफिल करते हैं, तीनों लाइंस और ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं। सो प्रूफ की जानिब जब हम आते हैं तो हमने आगाज इस बात से किया कि हम सबसे पहले जाहिर है वर्टिसेस की सपोजिशन करेंगे। तो मैं ये बात कहता हूं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेंगे इन वर्टिसेस के। सो जी हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल लेट कर लिया ऑफ द वर्टिसेस जो हमारे पास इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और यहां लिखने की जरूरत नहीं चूंकि सामने डायग्राम के अंदर आपने ये बातें बता दी हैं। तो आप इस बात को इस तरह से कह दें कि ये जो ट्रायंगल ABC है इसके वर्टिसेस जो है वो कहां पे हैं, एज शोन इन द फिग। तो वो बात वहां से जाहिर हो जाएगी। नहीं जी, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है वो तमाम इसके वर्टिसेस हैं। सो इसके मुताबिक जब आप देखते हैं तो देन बहुत सिंपल है ये बात करना कि अगर आप इसकी स्लोप ऑफ लाइंस की फाइंड कर लें, एक आइडिया आपको देता चलूं, अगर आप स्लोप ऑफ BC फर्ज करें बात कर लें, मैं बात कर लेता हूं कि स्लोप ऑफ BC। अब देखिए, अब हमें पता है कि जब हम स्लोप ऑफ BC की बात करते हैं तो बेसिकली जो BC की स्लोप आएगी वो एक्चुअली आपके पास क्या आ जाएगी, BC की स्लोप फॉर्मूला है ऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पॉइंट माइनस ऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट। तो ऐसा लग रहा है या आप इसमें से उसको या उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास एक्चुअली क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3 है डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3। अच्छा, ये तो स्लोप आ गई है BC की। अब आप खुद सोचें, ये BC और ये जो ऊपर से AD आ रहा है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसकी स्लोप नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल होती है। सो अगर मैं यहां पे कह दूं देयरफॉर स्लोप ऑफ द ऑल्टीट्यूड AD, तो वो देखिएगा क्या बनता है, बताते हुए जाइए। स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड जो आपके पास बन रहा है एक्चुअली AD इज, देखिए उसकी स्लोप ऑब्वियस सी बात है कि इसका नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, -1 तो कर दें और ये उल्टा दें, x2 माइनस x3 ओवर y2 माइनस y3। अभी आपने स्लोप भी बना ली। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड AD बनाते हैं, चूंकि हमने इनकी लाइंस का पता होगा तो लाइंस के पता होने के बाद हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की जानिब जाएंगे। सो यहां पे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड AD। ये बात हम करते हुए आगे मूव करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे ऑल्टीट्यूड AD आ रहा है, अगर उसकी इक्वेशन आप फाइंड करते हैं तो देखिएगा AD की इक्वेशन ऑब्वियसली आपके पास फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के मुताबिक जब आप चल रहे हैं वो तो स्लोप आ गई, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1, चूंकि वो A में से गुजरती हुई लाइन है, इज इक्वल टू यहाँ m आता है जो कि यहाँ पे है -x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y3 इंटू x माइनस x1। और ये जो कहानी आपको पता चली है ये सारी कहानी है पॉइंट स्लोप फॉर्म के तहत। चूंकि वो उस इक्वेशन का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे तो मेंशन करना जरूरी है। ये आपने एक इक्वेशन यहाँ पे बना के रख ली। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और बैलेंस कर लीजिए कि आपके पास क्या इक्वेशन यहाँ पे बनती है, ताकि इन इक्वेशंस को हम आगे इसी प्रॉब्लम को लेते हुए इस्तेमाल कर सकें। अब देखिएगा यहाँ पे जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा उसकी जानिब चलता हूं। पहले आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें
यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एग्जैक्टली y2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x3 और इसके साथ आ जाएगा x माइनस x1। अब देखें बेहतरीन काम यह है कि हम इसमें से x वाली टर्म्स को अलग कर दें, y वाली टर्म्स को अलग कर दें, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि फाइंड करें इसमें से एग्जैक्टली जो कॉन्करेंसी की बात है। तो कॉन्करेंसी की बात के लिए यहां पे अगर मैं देखूं तो y को मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूं, जाहिर है वो आ जाएगा साथ y2 माइनस y3 और माइनस y1 जब आपके पास आएगा तो y1 एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है y2 माइनस y3 के साथ। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x इंटू x2 माइनस x3 और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस x1 के साथ आ जाएगा x2 माइनस x3। अब उठा के उधर से x वाली वैल्यू को और इस कांस्टेंट को इधर ले आए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी x इंटू x2 माइनस x3 ये आ गया प्लस y इंटू y2 माइनस y3 या y के साथ वैल्यू आ गई। बाकी जो दोनों कांस्टेंट्स हैं वो लिख दीजिए और वो दोनों के दोनों कांस्टेंट्स आपके पास माइनस में आ जाएंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 जो उधर से आया और फिर इधर वाला माइनस y1 और y2 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 0। राइट साइड पे मैंने 0 बना लिया। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूं। अब देखें इसी पैरामीटर्स पे चलते हुए अगर आप गौर करें तो बाकी दो इक्वेशंस को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो आप उसमें डायरेक्टली मूव कीजिएगा। तो वो दोनों इक्वेशंस कैसे आएंगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बनाते हैं, ये बात लिखते हुए हम आगे मूव करेंगे। ये है जी इक्वेशन हमारे पास जो बाकी दो ऑल्टीट्यूड्स हैं और वो ऑल्टीट्यूड्स में क्या क्या है, एक आपके पास B से E है, ये चूंकि सेगमेंट्स होते हैं इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, बुक में बोल्ड लिख दिया जाता है। एंड CF ये जो आपके पास ऑल्टीट्यूड्स हैं इनकी हम इक्वेशंस लिखेंगे रिस्पेक्टिवली और देखें किस तरह से लिखेंगे। ये पूरा प्रोसेस करने की अब आपको जरूरत नहीं, क्यों नहीं कि आप इसको बाय सिमेट्री लिख दें, क्योंकि अब पॉइंट्स सिर्फ बदलने और इन पॉइंट्स की मदद से जो चेंज आने वाला है उस चेंज को यहाँ पे आप लेके आएंगे। आप यहाँ पे मैं इक्वेशन सामने रखता हूँ, इसके मुताबिक जब आप लिखेंगे तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप जरा गौर कीजिएगा, मैं इसमें से जो सेकंड वाली लिखूंगा, अब फर्ज करें कॉम्बिनेशन है x3 यानी कि C और A का, जब BE की बात करेंगे तो देखिए C और A का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आएगा इधर x और इधर, अब ये आपने लिखा था x2 माइनस x3, ठीक हो गया। तो उधर जब आप C से A की जानिब जाते हैं तो आपके ऊपर इस जो ऑल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं वो BE आता है। तो B में इधर x2 y2 पड़ा हुआ है और वो सामने आपके पास वैल्यूज है, तो ये आपके पास एग्जैक्टली जो सीन बनने जा रहा है आपके पास आने वाले BE का वो आएगा x इंटू x3 माइनस x1 ये आ गया प्लस y इंटू y3 माइनस y1, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, और माइनस यहां से वो देखें x2। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये x1 जो आया था ये उस पॉइंट में से आया था जहां से ये लाइन पास कर रही थी, और इसी तरह बाकी तो ये वही वाले पहले वाले ही रहे हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो सेम इसी अंदाज से यहां से हम चलेंगे कि माइनस x2 और इसके साथ आ जाएगा x3 माइनस x1 माइनस y2 और इसके साथ y3 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0 विच इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसी पैटर्न पे चलते हुए नेक्स्ट वाली इक्वेशन लिख दें, x इंटू,
अब आपके पास ये आ रहा है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, अब ये तीसरे पॉइंट में से पास कर रही है, और प्लस y इंटू y1 माइनस y2 माइनस, अब यहां पे वो तीसरे पॉइंट की बात आ जाएगी x3 की, और ये आपके पास वही जो x और y वाला इधर कॉम्बिनेशन बन रहा है, x1 माइनस x2 माइनस y3 y1 माइनस y2 is equals to 0 and which is equation number 3। ये तीन इक्वेशन बन गई। अब आपको कॉन्करेंसी का पता है कि अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो ये एक ही पॉइंट में से पास करते हैं, और उसकी कोई कंडीशन होती है तो आप यहां पे ये बात बताएं कि the three lines, जो आपकी लाइंस हैं 1 2 and 3, ये जो तीनों ऊपर नंबर्स दिए गए हैं, हमने अगर ये साबित करना है कि ये कॉन्करेंट है तो मैं ये कह देता हूं कि आर कॉन्करेंट इफ एंड ओनली इफ। अब ये टू वे कंडीशन होती है, अगर ये डिटर्मिनेंट, अगर आपका जो डिटर्मिनेंट इससे बनेगा वो 0 के इक्वल हो जाए। अब वो डिटर्मिनेंट बनाइएगा इन तीनों लाइंस की मदद से, तो इस तरह से इसको बनाता हुआ चलता हूं, ये वैल्यूज आ जाएंगी और इधर से यहां से ये वैल्यूज लिख दूंगा, और ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है कॉन्करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहले x का कोएफिशिएंट पहली लाइन का वो है x2 माइनस x3, तो x2 माइनस x3 आ गया। उसके बाद आप लिख देंगे y2 माइनस y3, और फिर आ रहा है माइनस x1 और इसके साथ x2 माइनस x3 माइनस y1 और इसके साथ y2 माइनस y3। नहीं जी, ये वैल्यूज आ गई। अब इसी को फॉलो करते हुए नीचे लिखते जाएं। यहां पे आ रहा है x3 माइनस x1, यहां पे आ रहा है y3 माइनस y1। अब यहां पे बाहर x2 आ जाएगा माइनस x2, और ये आ जाएगा x3 माइनस x1 माइनस y2 और y3 माइनस y1, ये आ गया। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं, और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास x1 माइनस x2, इधर आ जाएगा y1 माइनस y2, और ये माइनस आपके पास आ जाएगा x3 इंटू x1 माइनस x, आपके पास आ रहा है 2, और माइनस y3, और ये आ जाएगा y1 माइनस y2। ले जी, ये तमाम वैल्यूज हमने लिख दी। अब यहाँ पे इतना बड़ा जब आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन के लिए आए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो उस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन की बजाय अगर हम रो कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये कर दें कि एडिंग सेकेंड एंड थर्ड रो इनटू द फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। सो मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि एडिंग आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। जो सेकेंड एंड थर्ड आपके पास रोज होंगी, इसको हम क्या करेंगे, टू द फर्स्ट रो, इसको और इन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन रोज को आपने फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, ये ऊपर वाले डिटर्मिनेंट में। अच्छा, इससे होगा क्या, आपने इसमें देखना है कि जब आप इसको ऐड करते हैं तो तकरीबन सिमिलर वैल्यूज प्लस माइनस के साथ सब में आ रही हैं। सो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट बन जाएगा। सो उस रिजल्ट को पहले एक नजर आपको दिखा दूं। आप देखें, यहां अगर प्लस का x2 है तो इसमें माइनस का x2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां अगर माइनस का x3 है तो इसमें प्लस का x3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां अगर माइनस का x1 है तो यहाँ प्लस का x1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहली रो आप पूरे सिचुएशंस में देखते जाएंगे, वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे क्या हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, और ऑब्वियसली वो 0 के इक्वल बनना चाहिए। अब वो कैसे बनना चाहिए, ये ऊपर वाले तीनों तो जीरोज आ गए, नीचे वाली जो वैल्यूज है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता।
x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, और ये वाला वही जो बड़ी वैल्यू है माइनस x2, ये आ गया। इसके साथ x3 माइनस x1, और फिर आता है माइनस y2, और इसके साथ y3 माइनस y1। अच्छा, लास्ट वन है x1 माइनस x2, और ये आ जाएगा y1 माइनस y2, इसके साथ आ जाएगा माइनस x3 इंटू x1 माइनस x2 माइनस y3 y1 माइनस y2। अच्छा, अब देखें ये रिजल्ट ऑब्वियसली जीरो के इक्वल है। क्यों जीरो के इक्वल है? क्योंकि जब किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक रो या कॉलम जो है आपके पास वो जीरो के इक्वल हो जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता है। लिहाजा यहां से क्या हुआ कि आप बता सकते हैं कि thus the altitudes of the triangle, ये बात फिर आपने साबित कर दी कि किसी भी ट्रायंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो आपके पास एक्चुअली कॉन्करेंट होते हैं। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने ये प्रूव किया कि किसी भी ट्रायंगल के जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।